नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा, हमारे साथ आशुतोष जी हैं और आशुतोष जी का इंटरव्यू हमने कई बार लिया है। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज हम जिस आशुतोष जी से बात करने वाले हैं वो दूसरे आशुतोष जी हैं। विशुद्ध रूप से नेता बन चुके हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी की स्थापना की है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जाहिर है जब आशुतोष जी से बात होगी तो बिहार चुनावी साल में है, चुनाव की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो बिहार के सियासी समीकरणों पर बातचीत होगी, जातीय समीकरणों पर बातचीत होगी। और जाति के बिना बिहार में कोई समीकरण पूरा होता नहीं रहा है। बिहार के चुनाव में जाति की भूमिका बेहद अहम रही है, उसको नकारा नहीं जा सका है अब तक। भले ही विकास के दावे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाने के दावे किए जाते रहे हैं। तो आशुतोष जी, अब आप विशुद्ध रूप से नेता हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं। सवाल यही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तय समय पर ही होने वाले हैं और इसी को लेकर तैयारी चल रही है। हर राजनीतिक दल को ये उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव कोरोना संकट के बावजूद तय समय पर ही होंगे। सबसे पहले बात समीकरणों की करेंगे। काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, आपकी लोकप्रियता रही है बिहार में, और एक खास जिसको कहते हैं जातीय समीकरण, उसमें आपकी पैठ रही है। आप मजबूती से वहाँ पकड़ बनाने में लगे हुए रहे हैं और वहाँ पकड़ बनाने में आप कामयाब भी दिखे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अब जाहिर है आपने राजनीतिक दल बनाया है, चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव में उसका कितना फ़ायदा होगा, जो मेहनत आपने की है, या फिर समीकरणों को कितना आप साध पाएंगे, क्योंकि एनडीए की भी नज़र उसी वोट बैंक पर है, उसी समीकरण पर है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, धन्यवाद, और आप सिटी पोस्ट लाइव के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर, सबसे पहले आपने जो बात कही कि आप विशुद्ध रूप से नेता बन गए, तो नेता उन्हें बनना होता है सर जो जिन्हें विधायक बनना होता है। नेता वो बनते हैं जिन्हें सांसद बनना होता है। हमने जिस दिन पार्टी की घोषणा करी उसी दिन सैकड़ों मीडिया बंधुओं के सामने हमने ये घोषणा कर दिया कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमें नेता नहीं बनना, नेता शब्द को काफ़ी बदनाम भी कर दिया गया है, लेकिन किंग नहीं बनना, आपको किंगमेकर बनना है। बिहार के 11 करोड़ जनता हमको बिहार का बेटा मान ले, हम बस इसके आभारी रहेंगे। और हम यही दिल में चाहत लेकर आगे बढ़े हैं और समाज के बीच बीच में गए। ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है, और बाकी नेताओं की तरह हमें बोलने उस तरह के बात कि मन में कुछ और चल रहा है और सामने कुछ और चल रहा है, छुपाकर बोलने की आदत नहीं। जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और राजनीति में तो जाति बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ती, खासकर बिहार की राजनीति। यहाँ तो जाति के हिसाब से टिकट का बंटवारा होता है, जाति के हिसाब से हम वोट देते हैं, और जीतने के बाद जाति के हिसाब से मंत्रालय भी बढ़ता है कि फलाने जाति को फलाने मंत्री, ये भी तय है। सर, यह स्पष्ट है कि पिछले 30 वर्षों से जो हम गलती करते आ रहे हैं वो गलती हम दोहराने के प्रयास में नहीं है और उसमें सुधार लाने के प्रयास में। हम 30 वर्ष पहले किंग मेकर थे, 20 वर्ष पहले तक किंग मेकर थे, 15 वर्ष पहले तक थे। तो किस समीकरण के आधार पर थे ये समझने की जरूरत है। हमारे आदर्श बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हैं, हमारे आदर्श राज नारायण जी हैं, हमारे आदर्श अनुग्रह बाबू हैं, हमारे आदर्श ललित मोहन मिश्र जी हैं। तो इनके दिखाए रास्तों पर चलना हमारा कर्तव्य बनता है। और पिछले 30 वर्षों से जो हमारे युवाओं के दिमाग में जो जहर डाला गया है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर और एक तरफा लठैती करने के लिए हमारे युवाओं को आगे भेज दिया गया, यानी हमारे ही कंधों पर हथियार रखा गया और हमारे ही बच्चों पर गोलियां चलाई गई, हमारे ही भविष्य को उजाड़ा गया। पिछले 30 वर्षों से हम गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। हमें जाना था दिल्ली की ओर, हम जा रहे हैं हावड़ा की ओर, और हर रोज हम दिल्ली से 10 कदम दूर जा रहे हैं। तो जो गलतियां हमने की वो गलती सुधारने की आवश्यकता है, और जो समीकरण के बदौलत हम लोग कभी किंग भी रहे, फिर किंग मेकर बने, और आज हम पिछलग्गू बने हुए हैं, वो जब छोड़ दिए तो वो समीकरण वापस हम बनाना चाहते हैं। और जिन वर्गों का विश्वास हमारे साथ में जुड़ा हुआ था उन्हें पुनः विश्वास
उनके बीच में आशुतोष जी, आपने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं ये घोषणा पहले कर चुका हूँ। आपकी पार्टी तो विधानसभा चुनाव लड़ेगी ना? आपकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, निश्चित रूप से। तो अगर आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो दो चुनौतियां जो हम देख पा रहे हैं, दो चुनौतियां आपके सामने हैं। एक चुनौती का जिक्र मैंने पहले सवाल में किया। पहली एक तो चुनौती है कि आपकी पार्टी नई है, सांगठनिक रूप से बहुत कमज़ोर होगी, या फिर बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, सांगठनिक रूप से मजबूती की ज़रूरत होगी। और दूसरा सवाल फिर वही है कि फिर समीकरणों को कितना साथ पाएंगे, इतनी जल्दी राजनीतिक दल बना। दूसरे राजनीतिक दलों की नज़र उसी समीकरण पर है, खासकर अगर एनडीए की बात करें, और जाहिर है आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है, तैयारी क्या है, और कितना आसान होगा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव आपके लिए, या फिर कितनी मुश्किल बन पाएंगे आप दूसरे राजनीतिक दलों के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए? सर देखिए, हम अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा राजनीतिक वजूद, सामाजिक वजूद, आर्थिक वजूद मिटता जा रहा है, और अब आखिरकार थक हार के 30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, पिछले 30 वर्षों से भाजपा पर भरोसा कर रहे हैं। कोई तो हमारे वजूद की बात करे, कोई तो हमारे मिटते वजूद को वापस पुनर्स्थापित करने की बात करे, लेकिन यहाँ केवल और केवल इस्तेमाल किया गया हमारा। और अब समाज इस बात को भली भांति समझ गया कि हमारा वजूद अब बचने वाला नहीं है जब तक हम अपना विकल्प नहीं बनाएंगे। अब इससे किससे फायदा और किससे नुकसान होगा, इसकी चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। हम तो तमाम सवर्ण समाज के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और उन लोगों से भी जो आज तक सुविधाओं से, सरकारी सुविधाओं से या अपने वाजिब अधिकारों से वंचित रहे, चाहे किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी जाति के, कि अब आप ये चिंता करनी छोड़ दीजिए कि किसकी सरकार बिहार में बन रही है और किसकी सरकार गिर रही है। आप अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ें, आप बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ें, आप बिहार में विकास कैसे हो इसकी लड़ाई लड़ें, और विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार बनाने का जिसके पास सपना हो, कुछ सोच हो, विजन हो, उसके साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर, कदम ताल करते हुए आप इस लड़ाई को लड़ें। हमारी ये अपील होगी आपके चैनल के माध्यम से। खास करके युवाओं से हमें बहुत उम्मीद है, जो कि बिहार युवा राज्य है और यहाँ 65-68% आबादी युवाओं की है। बिहार के युवा अच्छी शिक्षा के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है उनको, और बाद में रोजगार के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो हम ये उनके वजूद की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ अपने अपने वजूद को तलाशिए, और हमारा वजूद किस पार्टी में बचेगा और किसे समर्थन देना चाहिए। क्या हम उन्हीं लोगों को समर्थन दें जो अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब तक बिहार को ठगे हैं, खोखला बनाए हैं, बिहार और बिहारी शब्द को गाली बनाए हैं, गाली का तगमा दे दी है। बिहारी मतलब कि कचड़ा, बिहारी मतलब चोर, बिहारी मतलब गिरा हुआ इंसान, ये आपके गले में टैग लगा दिया उन्होंने। क्या वापस आप बिहार की सत्ता पर उन्हें ही बैठाना चाहेंगे? तो आपकी रणनीति क्या है? आप किसी के साथ जा रहे हैं या फिर एकला चलो की रणनीति है? सर, हम किसी के साथ क्यों जाएंगे? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। जिन्हें हमारे साथ आने की आवश्यकता होगी वो हमारे साथ आएंगे। हम ना लेफ्ट में है, ना राइट में है सर, हम सेंटर में हैं। तो किसी को भी आप अपने साथ ले लेंगे? कोई रणनीति तो होगी, किन लोगों को साथ लाना है, किन लोगों को साथ, या फिर हर दल के लिए, हर तरह के नेताओं के लिए वैकेंसी है? सर, जिन्हें हमारी पार्टी जिन्हें हमारी पार्टी बनाने से या हमारे चुनाव में कैंडिडेट्स उतारने से जिन्हें अपना नुकसान दिख रहा है, वो मूल्यों के आधार पर, शर्तों के आधार पर हमको शर्त रखेंगे, आए हमारे साथ मिले, बात करें। नहीं, मेरा सवाल ये था, और जिन्हें हमसे कुछ फायदा दिख रहा है कि अगर इनका समर्थन मिला तो हम सत्ता में आ सकते हैं, हमारे पास दूध दिखेगा, वो जोरन लेकर दही जमा सकते हैं, तो वो आए। बिना शर्त का समर्थन कहीं नहीं होगा। मेरा सवाल ये था आशुतोष जी, मैंने ये पूछने की कोशिश की कि आशुतोष जी को अगर परहेज है बिहार में किसी से तो किससे है? सर देखिए, यहाँ ये तय तो नहीं करना है कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है। यहाँ सब बेईमान है,
यह तय यह करना है कि कौन कम बेईमान है। दूसरी बात यह है कि हम भविष्य में किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे। सर, गठबंधन कुर्सी का नहीं होना चाहिए, गठबंधन केवल सत्ता पाने के लिए नहीं होना चाहिए, गठबंधन गठजोड़ विचारों का होना चाहिए। और जहाँ विचार बिना विचार का जो बिना मेल का जब शादी होता है, तो जैसे पीडीपी बीजेपी का गठबंधन हुआ और 6 महीने में तलाक हो गया। यहाँ लालू जी नीतीश जी का 2015 में गठबंधन हुआ और 6 महीने में दोनों अलग अलग हो गए। तो ये बेमेल गठबंधन था, बिना विचार का गठबंधन था। और जो वैचारिक गठबंधन होता है, जब विचारधारा एक होती है, समान होती है, तो वो गठबंधन लंबा चलता है और वो वहाँ संघर्ष करने में भी मजा आता है। इसलिए जिनकी विचारधारा हमसे मेल खाएगी, हमें उनके साथ जाने में कोई परहेज नहीं। आशुतोष जी, एक सवाल है, जाति की बात होती है, बिहार में चुनाव होता है, तो मैंने पहले ही कहा, आप भी इस चीज़ को स्वीकारते हैं, लेकिन इस बार के जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें जाति का फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बिहार की सियासत की समझ और ऐसे समीकरणों की समझ आप रखते हैं, तो क्या देख रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? सर देखिए, ये तो लोकतंत्र की विडंबना है कि इसकी नींव ही जातिवाद के इर्द गिर्द में रखी गई है और इसे नकारा नहीं जा सकता। अब केरला और तमिलनाडु, जहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ भी जातिवाद जब पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो बिहार जैसे राज्य जहाँ सबसे कम लिटरेसी रेट है, यहाँ जातिवाद पीछा कैसे छोड़ेगा? और पिछले 30 वर्षों में तो जाति का ही जहर बिहार में बोया गया है, चाहे वो समाजवाद के नाम पर, चाहे कर्पूरी जी के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर, जेपी जी के नाम पर, जगदेव बाबू के नाम पर, ये जहर बोया गया जातिवाद का। तो इससे पीछा नहीं छूट सकता। लेकिन क्या है कि समीकरण बनाने होंगे। जो गलतियां हम पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे हैं, वो गलती नहीं करें और वापस हम अपने वजूद को कायम कैसे रखें। जो प्रतिष्ठा सम्मान हमारे पूर्वजों ने पाया, हमें वो प्रतिष्ठा सम्मान कैसे मिले, तो अकेले अपने दम पर नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं आपको अन्य वर्गों के साथ में भी समझौता करना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा कि नहीं भाई, हमसे गलती हुई है और आपसे भी कुछ गलतियां हुई है, कुछ सुधार आप कीजिए, कुछ सुधार हम करें। कई फैक्टर हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। सवाल हमारा ये है कि इस बार कोरोना संकट के दौरान बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जाहिर है उतनी बड़े पैमाने पर सभाएं नहीं होगी, रैलियां नहीं होगी। जो राजनीति की रवायत रही है, चुनाव की जो रवायत रही है, परंपरा रही है, एक फैक्टर तो यह है कि फिर बहुत कुछ वर्चुअल होगा, बहुत कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। उसके बाद बिहार में जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका अपना एक अलग फैक्टर है, मुद्दा है, जाति का समीकरण है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? समीकरणों को किसके पक्ष में देख रहे हैं? और बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है। जेडीयू लगातार 2005 में, जिस तरह से हम सीधा कहेंगे, जिस तरह से 2005 में नीतीश कुमार 15 आरजेडी के शासनकाल को भुनाकर सत्ता में आए, फिर वही कोशिश हो रही है। 15 सालों का जिक्र है, आरजेडी के 15 सालों का जिक्र है। तो इसका कितना फ़ायदा जेडीयू को मिलेगा? सर, जेडीयू को क्या फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, जेडीयू वाले जानेंगे। बाकी जो आप वर्चुअल रैली या डिजिटल प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं कि हम लोग सभा सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, फिर प्रवासी मजदूरों का तो ये चिंता का विषय उनके लिए है जिनके वोटर्स को अभी तक मोबाइल नंबर डायल करने नहीं आता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारा तो 12 साल का बच्चा भी जब एंड्रॉयड सेट पकड़ता है तो फेसबुक और ट्विटर से ही बात करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। और बात रही प्रवासी मजदूरों की, तो निश्चित रूप से बिहार के लिए ये बहुत चिंता का विषय है कि कोई बिहार के बाहर रहने वाले लोग तो अब तक यही समझते होंगे कि बिहार में आईएएस और आईपीएस ही केवल बनते हैं। लेकिन कोरोना महामारी ने सब आग के सामने से जो धूल जमा था उसको मिटा दिया और ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि बिहार से तो केवल मजदूर पैदा लेते हैं, बिहार तो मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गई है। अब ये बिहार को तय करना है कि पिछले 30 वर्षों में बिहार को मजदूर पैदा करने वाली जिन्होंने फैक्ट्री बनाया, वापस बिहार का कमान उन्हीं के हाथ में सौंपना है, या जिसके पास एक सोच है, जिसके पास आज बिहार में बहुत अपार संभावना है सर, खास करके फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग धंधों का। यहाँ की मिट्टी में उर्वरक है, उपजाऊ मिट्टी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। 11.5 करोड़ हमारी आबादी है। चीन और रसिया, अमेरिका और रसिया से बड़ा मार्केट है बिहार।
यहाँ जो हम मसाला खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, 11 करोड़ लोग राजस्थान का बना गोल्डी मसाला और MDH मसाला खा रहा है बिहार में। बिहार में मसाला उद्योग नहीं लग सकता है। बिहार के 11 करोड़ लोग पतंजलि का जो राजस्व जा रहा है उत्तराखंड सरकार को, वहाँ के लोगों को नौकरी मिल रहा है, और हम बिहार के 11 करोड़ लोग सुबह सुबह उठकर दंत कांति रगड़ रहे हैं। तो ये तय करना होगा जिसके पास विजन हो कि हम बिहार में ही औद्योगिक क्रांति लाएं, बिहार में छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर हजारों लाखों फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां लगाएं, और जो बाहर से 40 लाख लोग आए हैं उनके हाथ में हुनर है, कोई कपड़ा फैक्ट्री, कोई केमिकल फैक्ट्री, कोई लोहा फैक्ट्री, कोई अलग अलग कल कारखानों में काम करके आ रहे हैं, उनके हाथ में हुनर है, उनको काम की आवश्यकता है, आप काम दीजिए उन्हें। वो नहीं जाना चाहते हैं वैसे जगह पर जहाँ से उनको लात मारकर भगाया गया कोरोना काल में। और तमिलनाडु से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लगे। आप बिहार में जल जीवन हरियाली का श्रृंखला लगाते थे, और तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, हरियाणा से लेकर बिहार तक, दिल्ली और पंजाब से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया। प्रकृति का देखिए, आप प्रकृति के साथ मजाक कर रहे हैं, प्रकृति के साथ भी राजनीति कर रहे हैं, तो आपके साथ प्रकृति ने आपको चश्मा आईना दिखा दिया है कि आपने बिहार में क्या विकास किया है। वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं वैसे जगह पर जहां से उनको इस संकट की घड़ी में लात मारकर भगा दिया गया कि तुम यहाँ से भागो, तुम बिहारी नहीं बीमारी हो। वो वापस वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन वो पापी पेट का सवाल है, अपने बच्चों के भरण पोषण का सवाल है। वो कहाँ जाएंगे? आप उनको रोजगार नहीं दे पाइएगा। आप झूठे वादे कर लीजिए 50 लाख बिहारियों को रोजगार देंगे, क्या रोड मैप है आपके पास? क्या विजन है आपके पास? कहाँ से रोजगार दीजिएगा? 15 वर्षों में आपने कितनों को रोजगार दिया? और रोजगार जिन्हें दिया वो रोज धरना पर बैठे हुए, आप उन पर लाठियां चला रहे हैं। उनके लिए आपके पास क्या सोच है? उनको कहाँ से आप उनकी डिमांड्स को पूरा कीजिएगा? एक आखिरी सवाल है आशुतोष जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आशुतोष जी विधायक नहीं बनेंगे, आशुतोष जी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आशुतोष जी CM बनेंगे नहीं बनेंगे, भविष्य में डिप्टी CM बनेंगे नहीं बनेंगे, या फिर जिंदगी आजीवन किंग मेकर बने रहने की मंशा है? सर, हमने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है, क्योंकि हम एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। आज जो हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा जो मिल रहा है, तो हम आपको शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया और दरभंगा में भी चले जाते हैं तो वही सम्मान मिलता है, और इधर बक्सर और भभुआ में भी जाते हैं तो यानी कि नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक हमें बिहार के 243 विधानसभा में हमें एक बेटे के रूप में सम्मान मिलता है। और कुर्सी का जो लालच होता है वो बड़ा बुरा होता है। सर, हम अगर किसी क्षेत्र से विधायक बन जाते हैं तो हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र में किसी के बच्चे का जन्मदिन है, किसी की गाय भी अगर बछड़ा दिए तो चले जाते हैं उसको बधाई देने। और कहीं अगर बाद में अगर कहीं दूसरे जगह जहाँ एक उम्मीद के साथ में लोग हमें मान सम्मान दिए, एक अपना माने, सुख दुख में अपना भागीदार समझते हैं, वहाँ अगर कोई मर भी जाता है, किसी के साथ कोई घटना भी घटती है तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमें फिर लगने लग जाएगा कि वो मेरे वोटर नहीं है। इसलिए वोट वाली जो समस्या है ये बड़ा गलत है, और हम इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो राजनीति की कुछ विसंगतियां होती हैं जिनसे आशुतोष जी अभी तक दूर हैं, राजनीति में विशुद्ध रूप से आ गए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन साफगोई वही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बेहद साफगोई से सवालों के जवाब देते हैं। वरना आप किसी नेता का इंटरव्यू लें तो वो नेता ये नहीं कहेगा कि कम बेईमान और ज़्यादा बेईमान में से किसी को चुनना है। तो आशुतोष जी की साफगोई बची रहे। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जो प्रासंगिक सवाल है उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है और जवाब मिला भी है हमारे दर्शकों को। ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगे, आशुतोष जी की बात अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।